मतलब कि ऑफिशियली हम लोग इस वक्त मरे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरे साथ जो ये स्कैम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा स्कैम कर रहे हैं। और अभी स्पाइन में करंट में सिस्ट है, L3 L4 L5 डिफ्यूज़ है, सर्वाइकल में भी दिक्कत है, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं चलते हैं। सक्सेना इज़ द ब्रांच मैनेजर RDC गाज़ियाबाद। ही इज़ सेइंग टू कि आई एम अनएबल टू हेल्प यू। एक्चुअली मैंने ये पॉलिसी बाज़ार से ली थी, और यहाँ पे अभी मुझे जब मेरी पॉलिसी लैप्स करी गई है उसके बाद मुझे पता चला है कि मेरी 2 पॉलिसी जनरेट करी गई है। मैंने HDFC लाइफ क्लिक 2 3D+ पॉलिसी ली थी। मतलब फ्रॉड ये शुरू से ही खेल रहे हैं। ये कितना वक्त हो चुका है ये सब? 2.5 साल से ऊपर। 2.5 साल हो चुका है। बल्कि मैं उन्हें बार बार कॉल भी कर रहा था, इवन मेल भी करा है, कोई रिस्पांस नहीं, ना मेल का ना व्हाट्सएप का। सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ देखिए, 12 तारीख को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आती हैं आरफीन बानो शेख, जो HDFC लाइफ की रिकवरी टीम से होती हैं। वो सबसे पहले आके मेरा वेवर और प्रीमियम ऑफ कर देती हैं। इनसे बड़ा स्कैमर तो कोई है नहीं। सिर्फ इनको प्रीमियम से मतलब है, अपनी पॉलिसी के क्लेम ना देना पड़े, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और 3 तारीख को सर वो मेरे मदर के नाम पे मेल करती हैं, जिसमें दिखाती हैं इरिटेबल इमोशनल ट्रोमा, और मेरी डेथ हो गई है, और यहाँ पे मुझे मरा हुआ दिखा के ये चीज़ क्लोज कर देती हैं। और उसके बाद देखिए 9 तारीख को मरा हुआ होता हूँ, 10 तारीख को मैं ज़िंदा हो जाता हूँ, जिसमें एकदम से 8 महीने बाद मेरे पास प्रीमियम ड्यू का मेल आता है। सर आई एम MBA फाइनेंस IT। तभी आप ये सब पकड़ भी पा रहे हैं। आम आदमी तो शायद ये समझ भी ना पाता हो क्या हो रहा हो। 11 तारीख को ये मेरा एक्सेस बंद कर देते हैं मोबाइल से, जिसमें लिख के आता है इनवैलिड मोबाइल नंबर। ये जो 10 तारीख को जो मैं मेल करता हूँ, जिसमें स्क्रीनशॉट करता हूँ, 17 तारीख को भी मुझे मरा हुआ दिखाती है। मतलब बीच में मैं जिंदा होता हूँ 10 तारीख को, उसके बाद फिर मैं 17 तारीख को मरा हुआ होता हूँ। मतलब कि आप मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, और फिर मरते हैं। हाँ। तो ऐसे तो मेरे दोनों राइडर मतलब मेन पूर्ण जन्म भी हो गया। हाँ, जो चीज़ मैं भरता हूँ वो चीज़ वहाँ से नो हो जाती है, यस की जगह सबमिट होते ही। फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि मैम जो मैंने भरा था वो चीज़ यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही। उसका कोई आंसर नहीं है इनके पास, कोई भी आंसर नहीं है। मैं अपनी पूरा ये सब आप फैक्ट और सबूतों के साथ जब बोलेंगे आप, जब बोले, जिस मीडिया चैनल बोले वो मीडिया चैनल जब बोले तब। और जो मेरी सर की सिचुएशन है, मैं अनएम्प्लॉय हूँ, मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं आप बताइए मैं कहाँ से क्या करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र की टीम इस वक्त गाज़ियाबाद में है, और गाज़ियाबाद में क्यों है इसके पीछे कारण है। आज हम आपको एक मरे हुए आदमी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो आदमी डेथ हो चुका है, ऐसा लिखा गया है। क्या है ये बात, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए और जुड़े रहिए स्वतंत्र के साथ। आइए चलते हैं। अरे सर, आप ही के बारे में है कि जिनकी डेथ हो चुकी है? हाँ, एक्चुअली मेरे साथ जो ये स्कैम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा स्कैम कर रहे हैं। मतलब पहले मेरी पॉलिसी में 2020 हम पॉलिसी के बाद पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका क्या नाम है और ये हालत आपकी क्या है, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, इस पर। बेसिकली क्या है, मेरे जो स्पाइन है कोविड इंजेक्शन के बाद से, जो मेरे को बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो कोविड के इंजेक्शन के बाद से हुई। नर्वस सिस्टम डिसऑनर हो गया, और अभी स्पाइन में करंट में सिस्ट है, L3 L4 L5 डिफ्यूज़ है, सर्वाइकल में भी दिक्कत है, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं चलते हैं। इससे ज़्यादा हाथ नहीं उठता है, ये वाला हाथ पूरा डिस्ट्रॉय है, और पैर में भी प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। उसके बाद सारी चीज़ करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, मैं इनको 2023 में क्लेम के लिए अभी थोड़ा बाहर तक हम लोग चल पाएंगे। हाँ, सपोर्ट के लिए मैं सपोर्ट दे देता हूँ। तो ये हालत आपकी 2023 से है? नहीं, अभी तो 2023 में तब भी थोड़ी सही थी जी, लेकिन जो 2023 से HDFC लाइफ की तरफ से जी, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, मिस लीडिंग कर रहे हैं जी, और मतलब मेरी पॉलिसी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, और मैं बार बार उनको डिटेल्स भी दे रहा हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मतलब फ्रॉड पे फ्रॉड वो चीज़ वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अच्छा। हर एक मतलब एविडेंस और चीज़ें वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी हम लोगों को भी हुई इनको यहाँ पर लाने के लिए, और जो इंसान इस सबसे को झेल रहा है
जिसको ये सब बीत रही होगी, एक तो ये और फिर इनके साथ जो इनका परिवार है उन पर क्या गुज़र रही होगी, ये आप समझ सकते होंगे कि इंसान, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हम इसकी अहमियत, और जिसके पास चला गया है, अब आप लोग अपनी ही पॉलिसी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ, लड़ाई भी लड़ रहे हैं और चीज़ों को इवन ब्रांच में भी सपोर्ट करा है, ब्रांच में भी गए हैं, लेकिन ब्रांच इज़ अ सक्सेना इज़ द ब्रांच मैनेजर RDC गाज़ियाबाद, ही इज़ सेइंग टू कि आई एम अनएबल टू हेल्प यू, ही इज़ सेइंग टू जो भी होगा सर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं उनके पास एक सेकंड, हमको ज़रा सिलसिलेवार समझाइए, शुरू से लेके आखिरी तक आपकी ये स्थिति हुई, ये पॉलिसी आपने पहले ले रखी थी, क्या था, किस तरह से इशू होने लगे, ये सारा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझ में आएगा। एक्चुअली मैंने ये पॉलिसी बाज़ार से ली थी। पॉलिसी बाज़ार से लेने के बाद उसमें क्लियरली मेंशन था मेडिकल टेस्ट हैज़ बिन पेंडिंग। मैंने फिर अंडर राइटिंग टीम का कॉल आने लगा, डॉक्यूमेंटेशन सेंड करने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद उनको। एक सेकेंड, ये आपकी ये तबीयत इस तरह से हुई, इससे पहले आपने पॉलिसी ली थी, इसके बाद ली थी? नहीं, इससे पहले ले चुका था। अच्छा, तो आपने पॉलिसी कहाँ, वहाँ से की थी? हाँ, पॉलिसी बाज़ार से ली थी और पॉलिसी बाज़ार से लेने के बाद फिर हम लोग सारी चीज़ वहाँ पे करते रहे, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अंडर राइटिंग टीम ने सब कुछ करा, लेकिन अंडर राइटिंग टीम से मैं बार बार बोलता रहा सर मेरा मेडिकल, क्योंकि रिटन में क्लियरली लिखा था मेल में मेडिकल हैज़ बिन पेंडिंग और कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली मतलब आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन बट कोई भी कांटेक्ट मेडिकल कराया ही नहीं गया मेरे कहने के बाद भी। और मैंने उनको 10 बार बोला कि सर मेरा आप मुझे पहले से बता दें और मैं मतलब अपना ये सारी चीज़ें ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, और उस दिन मेडिकल टेस्ट हुए तो कहते कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। और यहाँ पे अभी मुझे जब मेरी पॉलिसी लैप्स करी गई है उसके बाद मुझे पता चला है कि मेरी 2 पॉलिसी जनरेट करी गई हैं, 2 पॉलिसी जनरेट। एक सेकंड, ये समझाइए कि आपने कौन सी पॉलिसी ली थी और उसमें जिस तरह का ये मेडिकल टेस्ट है ये सब होने थे, क्या था उसका प्रोसीजर, वो चीज़ों को समझाइए। मैंने HDFC लाइक क्लिक टू 3D+ पॉलिसी ली थी, जो पॉलिसी बाज़ार से ली थी। उसके बाद कंटिन्यू ये चीज़ होने के बाद जब मेरा मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद मेरे को 5 तारीख को बॉन्ड पेपर मिलता है ऑनलाइन, और मैं इनको तब भी बोलता हूँ सर मेरा मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अंडर राइटिंग टीम ने बोला तो विदाउट मेडिकल टेस्ट आपकी पॉलिसी जनरेट नहीं होगी, तो ये कैसे होगी सर। उसके बाद मैं बार बार इनको बोलता रहा कि सर मेरी मेडिकल पॉलिसी मतलब ये प्रॉब्लम है और मेरी पॉलिसी में मेडिकल कराया जाए, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट नहीं कराया गया। उसके कहने के बाद भी 5 तारीख को मुझे बॉन्ड पेपर मिलता, 8 तारीख को मेरे को रीज़न नहीं मिलता, तो मैं राइडर क्रिटिकल इलनेस राइडर रिमूव करने के लिए नहीं बोलता हूँ, वो भी 8/10/2018 में, और उसके बाद भी इन्होंने मेरा राइडर रिमूव नहीं करते, ना ही कोई इंट्रैक्शन आईडी बनाते। फिर उसके बाद मैं फाइनली जब इरिटेट हुआ था, ना मेडिकल टेस्ट हो रहा, ना ही मेरी पॉलिसी का राइडर कैंसिलेशन हो, डायरेक्ट मेरी HDFC लाइफ से बात हो रही थी, उसके बाद भी इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फाइनली मैंने 6 दिन के अंदर पॉलिसी ग्रेस पीरियड 30 डेज़ होता है, और ग्रेस पीरियड के अंदर मैंने पॉलिसी को कैंसिलेशन करने के लिए डाल दिया विदिन KYC, अपनी KYC के साथ, और उसमें बॉन्ड पेपर होता है जो मुझे ऑनलाइन मिलता है, और अपना एक पैन कार्ड जिसमें KYC। तो मुझे कस्टमर केयर बोलता है 90 डेज़ के अंदर आपकी पॉलिसी कैंसिलेशन हो जाएगी, आप परेशान। आपने कैंसिलेशन के लिए क्यों डाला, क्या? क्योंकि ना ही मेडिकल टेस्ट हुआ, जो भी चीज़ मतलब जो कंसिस्टेंटली इन लोगों ने बोला वो चीज़ कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब फ्रॉड ये शुरू से ही खेल रहे हैं। ये अब मेडिकल टेस्ट नहीं कराया, बाद में जब फिर मैं कंटिन्यू प्रीमियम देता रहा, फिर मुझे पॉलिसी जब मैंने कैंसिलेशन करवा दी, डाल दिया, तो मुझे 90 डेज़ के, फिर उसके बाद मेरी एक इंजरी हो गई थी। मेरी यहीं घर से ऑफिस से आते पीछे से बाइक वाले ने ठोक दिया था, तो हल्का सा इंजरीज़ हुई थी, तो वो कोई इशू नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट हुई, जिसमें 2020 में मेरी एक सर्जरी हुई। उसके बाद सारी चीज़ें चलती रही, तब भी मैं कोई नहीं। जब कोविड का इंजेक्शन लगा तो मेरी नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा कि किस तरीके से रिएक्शंस हुआ, मेरे मतलब बॉडी में स्वेलिंग आ गई, इस जगह लगा था उस जगह पूरा रैशेज़ हो गया, मुंह में स्वेलिंग आ गई, और सारी चीज़ें ये चीज़ें रहीं।
सर एक चीज़ और बताइए, ये पॉलिसी कौन सी थी, कितना प्रीमियम था, क्या उसमें एडवांटेज थे, क्या चीज़ें थी, कौन सी पॉलिसी? ये पॉलिसी HDFC लाइफ क्लिक 2 3D प्लस था, लाइफ इंश्योरेंस था ये। और इसमें जो सम इंश्योर्ड था डेथ का वो 1 CR था, और 80 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर था, और 10 लाख रुपीज़ का क्रिटिकल इलनेस था, और वेवर ऑफ प्रीमियम था। अगर कोई भी सिचुएशन में आपको कोई भी दिक्कत होती है, अनएम्प्लॉय होते हैं, तो आपका वेवर ऑफ प्रीमियम, आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ थी। उसके बाद 2023 में जब डॉक्टर ने फाइनली मुझे बोल दिया कि जब कि ये आप अनेबल टू, मतलब ये चीज़ें दिक्कत इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही, तो परमानेंट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया जो गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट से मिलने के बाद सारी चीज़ करने के बाद भी मैं इन्हें पहले सपोर्ट के लिए इन्हें कॉल करता हूँ। मतलब क्या नाम, मई और जून कंटिन्यू के सर आई एम अनेबल टू राइट और अनेबल टू वॉक, प्लीज़ सपोर्ट मी, और क्लेम प्रोसेस के लिए आप मेरा सपोर्ट करें। बट इन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं करा। उसके बाद मैं जून से मेल भी करता हूँ इन्हें, मेल पे भी इन्होंने कोई भी सपोर्ट ना, बोला हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको क्लेम करवाने के लिए कोई पर्सन को प्रोवाइड कराएं। बट जबकि एक्ट एज अ डिसेबिलिटी एक्ट है कि आपको वहाँ पे अगर कस्टमर डिमांड करता है तो उस पे आप उनको प्रोवाइड कराएंगे सर्विसेज, लेकिन इन्होंने नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। और ये बार बार मैंने जबकि अपने बोथ राइडर क्लेम करे, बोथ राइडर, उसके बाद इन्होंने एक ही राइडर मेरा क्लेम करा। फिर सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और सारी चीज़ प्रोसेस में रही, प्रोसेस करने के बाद सारी चीज़ जब मैंने क्लेम के लिए डाला तो इन्होंने मेरा एक ही राइडर क्लेम करा, क्रिटिकल इलनेस। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मेरा क्लेम ही नहीं करा। और जब मुझे पता चलता है नवंबर 2023 में, फिर मैं डालता हूँ। तो इसका कोई रीज़न बताया कि क्यों नहीं क्लेम किया? वो इसलिए, दूसरा राइडर इसलिए नहीं क्लेम किया सर, 2018 में आपने अपना राइडर रिमूव करने के लिए बोला था। ये मुझे जनवरी 2024 में पता चलता है, जब ये मेरा केस रेपोटेटेड कर देते हैं। जनवरी में जब मेरा केस रेपोटेटेड कर देते 11 जनवरी 2024 को, तब मुझे पता चलता है। और उसी दिन एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को क्लेम करते हैं, उसी दिन डिलीट मार देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो मेरा सम इंश्योर्ड 1.10 हो जाता है। तो ये सारी चीज़, उसके बाद मैं मतलब प्रीमियम चेक करता हूँ, क्योंकि मैं एडवांस प्रीमियम पे करने लगता हूँ। मुझे HDFC लाइफ पे कोई भी अब ट्रस्ट नहीं होता है। मैं एडवांस में प्रीमियम पे करता हूँ। प्रीमियम पे करने के बाद 31 जनवरी 2024 में वो प्रीमियम मेरा शो नहीं करता है, ना ही उसका एक्नॉलेजमेंट आता है और ना ही कोई चीज़। जब मैं पता करता हूँ और मैं बार में चेक करता हूँ तो मेरा अब जो प्रीमियम होता है वो 00 करके आता है, कोई भी आपका ड्यू नहीं है। मैं कस्टमर केयर से कंटिन्यू मेलिंग पे भी बात कर रहा होता हूँ और कस्टमर केयर से कॉल पे भी बात कर रहा होता हूँ, और इवन ब्रांच में भी मैंने अप्रैल से कांटेक्ट करने की कोशिश करा। उसके बाद वहाँ पता चलता है आपका वेवर ऑफ प्रीमियम एक्टिव है सर, आपकी पॉलिसी इन्फोर्स है, वेवर ऑफ प्रीमियम है, और आपका सबसे बड़ी चीज़ 64 प्रीमियम है। एक प्रीमियम आपका एडवांस है 1173 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब मैं ब्रांच जाता हूँ, फिर पहले मैं 8 अप्रैल को इसके लिए चेक करता हूँ, ब्रांच से बात होती है RDC गाजियाबाद से, उसमें मैं क्लियरली दिखाता हूँ, मतलब देखता हूँ प्रीमियम ड्यू के लिए, और उसको वहाँ मेरा 00 करके आता है। तो कुछ जब मेरा कोई अमाउंट नहीं आ रहा तो मैं पेमेंट कहाँ करूँगा? जेन्युइन सी चीज़ है ना। मैं वही क्वेश्चन HDFC लाइफ से बोल रहा हूँ, तो उसके आंसर ही, जो चीज़ क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ उसके कोई आंसर नहीं। फिर वेवर ऑफ प्रीमियम के बारे में वहीं से पता चलता है, और यही बताते हैं कि आपका इन्फोर्स है पॉलिसी में, और आपका कोई भी आपको ड्यू, आपकी जब तक आप टर्म है आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। फिर उसके बाद सर सबसे बड़ा स्कैम होता है, मैं किसी तरीके फिर पारस सक्सेना से ये कितना वक्त हो चुका है ये सब? 2.5 साल से ऊपर। 2.5 साल हो चुका है। तो मतलब मई 2023 से कंटिन्यू आज अक्टूबर 2025 हो गई है। अब आप खुद काउंट कर सकते हैं कितना टाइम हो गया। फिर 1 अगस्त 2024 को 18 अप्रैल 2024 को पारस सक्सेना जी हैं यहाँ के RDC के ब्रांच मैनेजर। कौन सी ब्रांच की? RDC गाजियाबाद। मैं ये कहना चाहूँगा RDC गाज़ियाबाद ब्रांच के, अगर पारस जी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपना पक्ष देना चाहें तो उनका भी हम लोग पक्ष दिखाएंगे कि क्या बात है क्या नहीं है जी। फिर उसके बाद मैं उनको 8 तारीख को सारी मेल करता हूँ और उसमें लिखता हूँ सर मेरा जो राइडर है रिमूव कर दिया, ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है। मैंने मेल भी करा, सारी चीज़ उन्हें मेल भी करा है, और मेल करने के बाद मैंने 64 प्रीमियम दे चुका हूँ। तो सर ऐसे अब इतने दिन बाद आप मेरा राइडर रिमूव नहीं कर सकते एज़ पर IRDA गाइडलाइंस।
सर ये एक बार दर्शकों को राइडर समझा पाएंगे क्या आप? जो राइडर जो होते हैं सर, हमारी जो पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में होता है उसमें एक क्या वो मिलता है, एक राइडर जैसे कि आप डिसेबल हो जाते हैं या आपको कोई भी कुछ इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे डिसेबल हो गए, एक्सीडेंटल डिसेबल राइडर, आपकी कोई एक्सीडेंटल के थ्रू डिसेबल टेम्परेरी या परमानेंट, तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। और एक दूसरा क्रिटिकल इलनेस होता है इसमें, जैसे कैंसर, कई सारी 2 लिम्ब काम नहीं कर रहे या फिर आप अनएम्प्लॉय हैं या आपकी कोई सोर्स ऑफ, तो ये क्रिटिकल इलनेस। और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर होता है, अगर आपको कोई भी सिचुएशन में, अगर आपकी कोई भी सिचुएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली ये राइडर मतलब आपका प्रीमियम वेवर कर देता है जब तक आपका पॉलिसी का टर्म होता है। ये सारी चीज़ें ठीक है। फिर पारस जी के पास मैं मेल करता हूँ और उनसे 18 अप्रैल 2024 को मेरी बात भी होती है। फिर वो कहते हैं कि मैं उन्हें बोलता हूँ सर आपकी मतलब ब्रांच में वो है आपके पास व्हील चेयर, तो कहते हैं आप आ जाइए। मैंने कहा सर आपके यहाँ अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उतरने चढ़ने में और व्हील चेयर होगी तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आने की। तो कहते हैं नहीं सर मेरे यहाँ व्हील चेयर तो नहीं है। तो मैंने कहा सर हर उसमें ब्रांच में तो होनी चाहिए क्योंकि आपकी इंश्योरेंस कंपनी और ऐसे पेशेंट तो आते होंगे। तो कह नहीं सर हमारे यहाँ नहीं है, तो आप मत आइए, एक काम करता हूँ मैं आपके पास आता हूँ 1-2 दिन में। 18 अप्रैल 2014 14 मिनट मेरी उनसे बात होती है। 2024 में 18 अप्रैल 2024 में मेरी 14 मिनट उनसे बात भी होती है, 14 मिनट कुछ सेकंड में। उसके बाद वो ठीक है बोलते कि सर कोई नहीं, मैं आपके पास आता हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखिए और मैं आपका केस देख चुका हूँ, आपकी पॉलिसी इन्फोर्स है, वेवर और प्रीमियम है और ऐसे ऐसा परेशान मत होइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर आज 2025 अक्टूबर हो गई है, आज तक वो ना उनसे मेरी बात हुई है, बल्कि मैं उन्हें बार बार कॉल भी कर रहा था, इवन मेल भी करा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना मेल का ना व्हाट्सएप का। फिर 1 अगस्त 2024 में मैं किसी सपोर्ट लेके जाता हूँ आरडीसी गाज़ियाबाद, ब्रांच मैनेजर को बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। उस दिन भी मेरी पॉलिसी इन्फोर्स होती है और वेवर ऑफ प्रीमियम होती है और सारी चीज़ें वहाँ पे वही चीज़ बता, 64 प्रीमियम पे हैं, एक प्रीमियम आपका एक्स्ट्रा है 1173 रुपये का और आपको कोई भी प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़, और अगर पॉलिसी लैप्स होती तो आप क्लेम नहीं कर सकते थे, जो सबसे बड़ा रीज़न था। फिर मैं तो टॉक टू स्पीच करके ही राइट करता हूँ, तो टॉक टू स्पीच में फिर मैंने वहाँ पे सारी चीज़ मेल करता हूँ 5 अगस्त 2024 में, 5 अगस्त को। तो उसका इंटरेक्शन आईडी आता है जिसमें मेरी पॉलिसी इन्फोर्स होती है, जिसमें मैं जीआरओ, सर्विस, सपोर्ट तीनों को मेल करता हूँ, उसमें मेरी पॉलिसी इन्फोर्स होती है। मैं आपको इंटरेक्शन आईडी भी दूंगा, ठीक है, दोनों मेल में। और फिर मैं वहाँ पे डालते हैं, फिर ये उसी का रिवर्ट करके कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए ये क्या करते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं मिस सेल में। मतलब आप उस इतने साल से मिस सेल में नहीं गई है, उसको 7 तारीख को कंसर्न मिस सेल समझा पाएंगे क्या? मिस सेल क्या है कि इनका सिस्टम ये है कि मिस सेल मतलब गलत पॉलिसी इस तरीके से इशू करी गई है। लेकिन आपने तो यहाँ मेरी 2 पॉलिसी जनरेट करी, जो मुझे 12 सितंबर 2024 में पता चलता है कि आपने दोनों पॉलिसी में मेरे 2 एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुए हैं और दोनों में मेरा मेडिकल टेस्ट जनरेट हुआ है, आपने कुछ नहीं कराया। आप अपनी चीज़ों के पीछे क्यों हट रहे हैं? बिल्कुल, आप अपनी चीज़ों में पीछे क्यों हट रहे हैं? फिर उसके बाद सारी चीज़ करने के बाद फिर ये मिस सेल में डाल देते हैं। मैं उसका भी रिवर्ट करता हूँ कि सर मैम ये मेरे इंटरेक्शन आईडी में, मेरे सर्विस रिक्वेस्ट में मिस सेल क्यों आ रहा है? मैं ये चीज़ ब्रांच में भी बात करता हूँ, तो वो कहते हैं सर IRDA को कंप्लेन कर दो आप। तो मैं कंप्लेन करता हूँ IRDA को भी कंप्लेन करता हूँ। IRDA को कंप्लेन करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट 10 तारीख को आता है मुझे। 10 तारीख को एक्नॉलेज। सबसे बड़ा फ्रॉड यहाँ देखिए, अगर मेरी पॉलिसी में कि IRDA को कंप्लेन करने के बाद 12 तारीख को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आती हैं आरफीन बानो शेख, जो HDFC लाइफ की रिकवरी टीम से होती हैं, वो आती हैं और वो सबसे पहले आके मेरा वेवर ऑफ प्रीमियम ऑफ कर देती हैं। अगर मेरा वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन नहीं था तो 12 अगस्त 2024 को कैसे ऑफ हो गया? सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि आपका 12 अगस्त 2024 में कैसे आपका मेरा वेवर ऑफ प्रीमियम ऑफ हो गया? अब इसका मैं रीज़न पूछ रहा हूँ, कोई रीज़न नहीं है। एक सेकंड, अब ये यहाँ पे नाम
आरफीन बानो शेख अगर ये वीडियो देख रही हैं, वो अपना वर्जन देना चाहें तो उनसे भी हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें चलती रही, वही इन्वेस्टिगेशन में आती रही। फिर वही मुझे RA 14 अगस्त 2024 में वही जो 11 जनवरी 2024 वाला लेटर होता है रेपुटेशन का, वो मुझे भेजती हैं। फिर मैं ये कंसर्न भेजता हूँ IRDI को। 24 का इसका रिस्पांस आता है, 24 अगस्त 2024 में। फिर ये जो स्कैम करती हैं, इनसे बड़ा स्कैमर तो कोई है नहीं। फ्रॉड के नाम पे भी बिल्कुल, मतलब इनके दिल में कोई किसी की वो नहीं है। सिर्फ इनको प्रीमियम से मतलब है, अपनी पॉलिसी के क्लेम ना देना पड़े। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक। फिर उसके बाद 31 अगस्त को सर कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसको मतलब 24 तारीख को मैं IRDI को कंप्लेन करता हूँ। 31 अगस्त को मुझे, पहले इनका काम नहीं चलता है, तो 31 अगस्त को किसी और पॉलिसी जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका प्रीमियम पे करने के लिए बोलती है। पॉलिसी नंबर होता है 90200082, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस है, अक्षत गुप्ता के नाम पे है, और इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 22,000 के अराउंड है। ठीक है। लेकिन बट मुझसे जो मेरे नाम से मेल आता है, ये शिवेंद्र सिंह के नाम से मेल आता है, और शिवेंद्र सिंह के नाम से मेल आने के बाद ये पॉलिसी नंबर होता है, और उसमें ड्यू डेट होती है 2 सितंबर 2024, और जो प्रीमियम अमाउंट होता है सर 48,880 रुपीज़, जस्ट डबल से भी ज़्यादा। मतलब एक्चुअल जिसकी पॉलिसी है उसका प्रीमियम है 22,000, और मुझसे जो डिमांड करी जाती है वो 48,880 रुपीज़ की, और जो उसका प्लान होता है वो क्लिक टू 3D प्लस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। मेरा जो प्लान होता है वो क्लिक टू 3D प्लस होता है। तो सर ऐसे मेल मेरे को कैसे आ गए, जबकि हायर अथॉरिटी बैठी हुई है ना, हमसे तो बहुत एजुकेटेड पर्सन बैठे हो ना। उसका मेल आता है सर, उसका मेल आ रहा है मेरे को, मैसेज आ रहा है, कॉल्स आ रही हैं, कंटिन्यू कॉल्स आ रही हैं कि योर प्रीमियम हैज़ बिन ड्यू। फिर मैं उसी मेल पे टॉपअप करता हूँ कि सर दिस इज़ नॉट माई पॉलिसी, और ये मेरी पॉलिसी नहीं, मैं परमानेंट डिसेबल हूँ, मेरी पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम है, और मैं 64 प्रीमियम पे कर चुका हूँ। ठीक है। और मेरी पॉलिसी में मेरी पॉलिसी के साथ छेड़खानी क्यों करी जा रही है, मैं ये भी टॉपअप करता हूँ उसी मेल में। ठीक है। उसके बाद ये उसका इंटरेक्शन ID आता है 1 सितंबर 2024 में। उसमें सर मेरी पॉलिसी इन्फोर्स होती है। मेरी जो पॉलिसी है 20758121 HDFC लाइफ क्लिक टू 3D प्लस, वो पॉलिसी इन्फोर्स होती है। फिर 2 तारीख को आरफीन बानो शेख जी फिर से कंसर्न रिजॉल्व करने आती हैं, लेकिन बट वो मुझसे कोई भी बात नहीं करती हैं, कोई भी चीज़ नहीं करती हैं। वो सारी चीज़ करने के बाद 2 तारीख को मेल करती हैं मेरे नाम से, और 3 तारीख को सर वो मेरे मदर के नाम पे मेल करती हैं, जिसमें दिखाती हैं इरिटेबल इमोशनल ट्रोमा, और मेरी डेथ हो गई है। अच्छा, मतलब अंडरगॉन लॉसेस। ठीक है। मेरी डेथ हो गई है, और उसी से IRDI की कंप्लेन, और करंट जो ये फेक फ्रॉड वाली जो मेल प्रीमियम ड्यू दिखा के जो पेमेंट के लिए, मतलब किसी तरीके इनकी पॉलिसी कैसे भी करके इनकी पॉलिसी को लैप्स करा जाए, ये दिखा के, और यहाँ पे मुझे मरा हुआ दिखा के ये चीज़ क्लोज़ कर देती है। फिर मैं कस्टमर से बात करता हूँ कि ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, मुझे मेल क्यों आ रही है, जब मेरी पॉलिसी में वो कहते हैं सर आपकी पॉलिसी इन्फोर्स है, वेवर ऑफ प्रीमियम, आप परेशान मत हो। मतलब पानी बस रहा है। हाँ। देता हूँ। तो एक तो फिजिकली ऊपर से मेंटली कितना ज़्यादा आपको टॉर्चर हो रहा हो। उसी वजह से तो सर मेरी जो पॉलिसी वो है हेल्थ और ख़राब हो रही है जी। मतलब इवन ये देखिए कि मेरी जो पॉलिसी लेने के बाद मेरा इधर जी, ये लिटा के करेंगे, दिखा के कर लीजिए। हाँ, लिटा एक सेकंड ये साफ कर, या बैठ के बैठ कर लीजिए, बैठ जाइए। फिर सपोर्ट चाहिए ना पीछे का। अच्छा, तो फिर इधर ही हम लोग अपनी भी चेयर ले आते हैं, बैठिए। देखिए, इस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट कोई परेशान है तो वहाँ पे स्वतंत्र हमेशा पहुँच जाता है
और जैसे ये बता रहे हैं, अगर किसी और के साथ भी इस तरह की बात हो रही हो तो वो भी हम लोगों से संपर्क कर सकता है। जी, तो आपने बताया कि आपको डेथ घोषित कर दिया गया था, फिर उसके बाद आपने क्या? फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी। उनसे बात करने के बाद सारी सिचुएशन पूछी और बताई। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। मैंने टॉपअप मेल कर रहा था तो कहते जितनी बार आप मेल करोगे उतने दिन आपके प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें देर होगा। मतलब अगर मैं मेल टॉपअप करता हूँ तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी जी। ठीक है, प्रॉब्लम ये रहेगी कि उतने डेज बढ़ते रहेंगे। तो मैंने फिर मेल ना करके फिर वैसे ही जो मिस सेल का जो माइक थोड़ा ठीक कर लीजिए, मैं करूँ आके? जहाँ लगा दीजिए। देखिए, ये हम लोग बिना एडिट दिखाते हैं, जो ये कह रहे हैं उसी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है जो ये बता रहे हैं। और अगर किसी को इसमें जो कोई बात कहनी हो तो वो लोग हमारे मेल आईडी पे बता सकते हैं। जी बताइए। फिर उसके बाद सारी में कहाँ पे थे? आपने बताया कि वो वहाँ से शुरू करते हैं कि आपके पास मेल आ गई कि आपकी मदर को। हाँ, मदर मतलब मैं मर गया हूँ। हाँ। और ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, अभी आपको प्रूफ भी दूंगा जी सारे ठीक है, अटैचमेंट। फिर उसके बाद मैं इन्हें कंटिन्यू कॉल पे करता हूँ। इन्होंने तब भी नहीं मुझे बताया मेरा प्रीमियम ड्यू है। हाँ। कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। फिर 9 तारीख को मुझे फिर से मेल आता है, आरफीन बानो शेख ही करती हैं, उसमें भी मुझे मरा हुआ दिखाती हैं, जो कि मिस सेल वाला इंटरेक्शन आईडी था। मिस सेल वाला था जो 7 अगस्त 2024 का, जिसमें मिस सेल वो दिखाती मतलब कि ऑफिशियली हम लोग इस वक्त मरे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद देखिए 9 तारीख को मरा हुआ होता हूँ। हाँ। 10 तारीख को मैं जिंदा हो जाता हूँ, जिसमें एकदम से 8 महीने बाद मेरे पास प्रीमियम ड्यू का मेल आता है। ओके। 8 महीने बाद। 8 महीने तक आप कहाँ थे? मैं 2 ब्रांच विजिट कर चुका हूँ, कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, आपकी मेलिंग टीम से बात कर रहा हूँ, आपके कस्टमर केयर ब्रांच सबसे बात कर रहा हूँ, तो आपने कोई भी नोटिफिकेशन मुझे क्यों नहीं देता? एम आई राइट सर? बिल्कुल। उसके बाद भी जाके यहाँ पे 10 तारीख को मुझे प्रीमियम ड्यू का देती है, मार्च और अप्रैल। और जो सर 1173 रुपये मेरा एक्स्ट्रा होता ना, उसको एडजस्ट कर देते हैं सर। और ये कह रहे हैं कि मेरा जो मार्च से प्रीमियम ड्यू है, तो सर जो 12 अगस्त 2024 में मतलब मेरा वेवर ऑफ प्रीमियम हटाया गया, वो उसका रिस्पॉन्स उसका कहाँ पे है? और 1 सितंबर जब मेरे को फ्रॉड 902000082 की पॉलिसी का मेरे को वो बोला गया है प्रीमियम ड्यू के लिए, तो उसके लिए क्या चीज़ रहेगी? वहाँ तो मेरी पॉलिसी इन्फोर्स है ना 1 सितंबर को, तो मेरी पॉलिसी का प्रीमियम मार्च से कैसे ड्यू हो सकता है? कैसे ड्यू हो सकता है? फिर उसके बाद उसी दिन मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मेरी पॉलिसी वेवर ऑफ प्रीमियम होती है और कस्टमर केयर से ही बात होती है, और मेरी पॉलिसी मेरे जो एप्लीकेशन में इन्फोर्स होती है, मेरे एप्लीकेशन में, और मैं इनके स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। और कस्टमर केयर से उसी दिन मुझे मेल आता है 12:14 पे जी। उसमें मेल आता है जी, मेल आता है और सारी चीज़ें मतलब मेल में ये लोग ये बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई। फिर मैं अपनी खुद की एप्लीकेशन देखता हूँ, वहाँ से 64 प्रीमियम से 65 प्रीमियम हो जाते हैं। तो सर 8 महीने बाद वो प्रीमियम 65 कैसे हो गया? और जो 1173 रुपये मेरा था वो एडजस्टमेंट कैसे हुआ? और उसका जो 33 रुपये बचता है सर, वो 13 सितंबर 2024 को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर मेरा एक्स्ट्रा नहीं था तो उसको आपने पहले एडजस्ट क्यों नहीं करा? अब जो एनुअल स्टेटमेंट में उसमें भी 1140 का स्टेटमेंट क्यों नहीं? मैंने तो भाई आपके कहने से मार्च से कोई प्रीमियम नहीं दिया ना। फाइनेंशियल ईयर होता है 31 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025। तो उसमें सर एनुअल प्रीमियम में मेरा 1140 रुपये कैसे आ रहा? सर आई एम MBA फाइनेंस IT। तभी आप ये सब पकड़ भी पा रहे हैं। आम आदमी तो शायद ये समझ भी ना पाता हो क्या हो रहा हो। आई एम वर्किंग इन IT कंपनी और ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर उसके बाद सर सबसे बड़ा स्कैम और बड़ा स्कैम कि मैं कस्टमर केयर से पूछता हूँ, वहाँ जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है उसमें मेरा अमाउंट 00 करके आता है। और मैं खुद भी HDFC लाइफ प्रीमियम के अकाउंट पे जाके चेक करता हूँ, फ़ोनपे पे और पेटीएम पे, वहाँ पे HDFC लाइफ में मेरा जो अमाउंट है वो 00 करके आता है।
और सेकेंडली जो पेटीएम पे नो ड्यूज़ करके आता है, जिस दिन मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई सर, उस दिन भी, और 65 प्रीमियम हो जाते हैं, उसके बाद भी मैं इनको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, बट ये कोई रिस्पांस नहीं देखते हैं। उस मेल में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और 10 को मैं वो करता हूँ, 11 तारीख को ये मेरा एक्सेस बंद कर देते हैं मोबाइल से, जिसमें लिख के आता है इनवैलिड मोबाइल नंबर। 11 तारीख को, 10 को पॉलिसी लैप्स और 11 तारीख को मेरा मतलब यहाँ पे इनवैलिड मोबाइल नंबर करके एरर दे देते, जिससे मैं लॉगिन ना कर पाऊँ और अपनी चीज़ें देख ना पाऊँ। फिर 13 तारीख को मैंने आपको बताई कि मेरे को 33 रुपये वापस करते हैं। 12 तारीख को मैं जब पॉलिसी ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि मेरा जब लॉगिन नहीं होता 11 तारीख को, तो मैं ब्रांच से बात करता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि वो कहते हैं लैपटॉप पे। मैं पहली बार लैपटॉप पे लॉगिन करता हूँ, सर मुझे वहाँ 2 पॉलिसी दिखती हैं मेरी। जो 23 सितंबर 2024 को 18 में ली गई है, और उसी का अमाउंट मेरी करंट पॉलिसी 207581 में ट्रांसफ़र कर दिया 28 सितंबर 2018 में इंटरनली। वो किस बिहाफ पे करा गया, और उसमें भी मेडिकल टेस्ट नहीं है, इसमें भी मेडिकल टेस्ट नहीं है, तो मेडिकल टेस्ट आपने क्यों नहीं कराया? इसलिए कराया नहीं, ये फ्रॉड है ना। आपके आगे चल के कस्टमर का क्लेम डिनाई करेंगे। अगर आप अपनी जगह होते, आप प्रोसेस से चल रहे होते, तो आप कराते ना। अभी सर मेरी जब से पॉलिसी लैप्स हुई है, जितनी बार मैंने प्रीमियम पे करा है, 14 बार मुझे मेल आया है मेडिकल टेस्ट के लिए। मैंडेटरी है, जो PHS फॉर्म भी मैंडेटरी है, अब मैंडेटरी है, लेकिन तब मैंडेटरी नहीं था, जिसकी क्लियरली मेल में लिखे। अब ये कह रहे हैं, अब मैं उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद, ये जो 10 तारीख को जो मैं मेल करता हूँ जिसमें स्क्रीनशॉट करो, 17 तारीख को भी मुझे मरा हुआ दिखाती है। मतलब बीच में मैं जिंदा होता हूँ 10 तारीख को, उसके बाद फिर मैं 17 तारीख को मरा हुआ होता हूँ। मतलब कि आप मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं और फिर मरते हैं। हाँ। तो ऐसे तो मेरे दोनों राइडर, मतलब मेन मतलब पूर्ण जन्म भी हो गया। हाँ, बेस पॉलिसी का प्रीमियम मिलना चाहिए ना। फिर उसके बाद सर मैं इनसे इंटरेक्शन आईडी के बारे में पूछता हूँ, कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर मैं मेडिकल अपने जो 23 सितंबर 2024 को मैं किसी भी तरीके से प्रीमियम पे करता हूँ, इधर उधर से करके 8,125 रुपये प्रीमियम पे करता हूँ। फिर फर्दर रिक्वायरमेंट आती है, और जो मेरे पर्सनल जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, MRI रिपोर्ट होती है, वो मैं उनको बोलता हूँ कंसिडर करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, कहते मतलब पहले तो कोई चीज़ बोलते ही नहीं है, फिर बाद में PHS फॉर्म के लिए बोलते हैं। तो मैं उनसे फिर भी सपोर्ट मांगता हूँ, मैं सर क्या आप ब्रांच से या किसी से मुझे सपोर्ट देते हैं, मैं फिल नहीं कर सकता हूँ, मेरी हाथ नहीं प्रॉपर चलते हैं, क्योंकि मेरे हाथ प्रॉपर नहीं है। मेरे देख को सकते हैं ये भी नहीं, वो पहनना पड़ता है। ये तो मैंने अभी मेलिंग के लिए पहना है, ये पहनता हूँ हाथ स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो एकदम से फ्लैक्चुएट करके गिरा देता है घसीट के। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद मैं इनसे बोलता हूँ कि कंटिन्यू पूछता हूँ इंटरेक्शन आईडी, जिसमें मेरा वेवर ऑफ प्रीमियम ऑफ होता है, और जो 10 सितंबर 2024 का है, जिसमें मेरा रिवाइवल के लिए मैं पूछता हूँ, उसमें अमाउंट जो 00 करके आता है, कोई भी आपका ड्यू नहीं है। उसके बाद सर ये अक्टूबर से मुझसे पैसे लेते हैं और दिसंबर तक। उसके बाद नवंबर स्टार्टिंग से ये मेरा लैपटॉप एक्सेस भी बंद कर देते हैं। लॉगिन कर पाता हूँ, बट वहाँ समथिंग इज गॉन, मेरी कोई भी डिटेल्स शो नहीं होती हैं, कोई भी डिटेल्स। और ये सिलसिला चलता रहता है दिसंबर तक का। दिसंबर नहीं, उसके बाद ये PHS फॉर्म, उसके बाद और बड़ा PHS फॉर्म भी एक बार बताइए क्या होता है? पर्सनल हेल्थ स्टेटमेंट। पर्सनल हेल्थ स्टेटमेंट PHS फॉर्म के लिए मैंने पहले फोर्स करता हूँ कि आप मुझे कोई भी मेरे पर्सन, मैं अपनी आंखों के सामने भरवाऊँगा। तो मैंने कहा मुझे मेडिकल के बारे में पता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी अपना ब्रांच का या अपना जो भी देखता होगा उसको आप भिजवा दें। तो पहले तो कहते ठीक है, फिर कहते नहीं सर हमारी तरफ से फैसिलिटी अवेलेबल। मैंने कहा एज़ पर डिसेबल पर्सन आपके पास ये चीज़ के अथॉरिटी नहीं है सर, आप ये चीज़ तो मुझे तो मत बताइए सर। तो कहते नहीं सर हम ये नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप ऑनलाइन भरिए। फिर ये ऑनलाइन के लिए करते हैं सर। ऑनलाइन के लिए जब मैं PHS फॉर्म भरता हूँ, और इन्हीं की गाइडलाइंस में भरता हूँ, इनके कस्टमर केयर से बात करके पूछते, और सर मैं भरने के साथ ही साथ मेरे दिमाग में पता नहीं क्या होता, मैं एंड मौके पे सबमिट करने से पहले सारे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ लैपटॉप से। जो चीज़ मैं भरता हूँ वो चीज़ वहाँ से नो हो जाती है, यस की जगह सबमिट होते। फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि मैम जो मैंने भरा था वो चीज़ यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही।
उसका कोई आंसर नहीं है इनके पास, कोई भी आंसर नहीं है। मैं अपनी पूरा सर ये सब आप फैक्ट और सबूतों के साथ जब बोलेंगे आप, जब बोले जिस मीडिया चैनल बोले वो मीडिया चैनल जब बोले तब। बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा। हम लोग तो चलिए थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, जिनको ये मिसलीडिंग करते। सर मैं ब्रांच में जाके मुझसे मिसलीडिंग कर रहे हैं, आप वो सोचिए। ब्रांच में जाके फिर उसके बाद सारी चीज़ चलती रहती। पीएचएस फॉर्म सर मैं लिखता हूँ नो इंटीमेशन, मेरा कोई भी इंटीमेशन नहीं आया है इससे पहले। 10 अगस्त 2024 को आया। और जो मेरी सर की सिचुएशन है, मैं अनएम्प्लॉय हूँ, मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं आप बताइए मैं कहाँ से क्या करूँगा, प्रीमियम कैसे पे करूँगा? ठीक है। और मैं अपनी पर्सनल हेल्थ में डिसेबिलिटी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पाइन इंजरी, सारी चीज़ वहाँ पे मेंशन करता हूँ। मैं आपके स्क्रीनशॉट भी दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं सबमिट करता हूँ वहाँ पे सारी चीज़ चेंज कैसे हो जाती है। फिर मेरे को जब मैं यहाँ पे हो जाता, फिर कुछ महीने जब बहस चलती है तो ये मेरा प्रीमियम वापस कर देते हैं, प्रीमियम वापस कर देते हैं। उसके बाद जब प्रीमियम वापस करते हैं तो लास्ट दिसंबर में मतलब मेरी डिटेल्स आ जाती हैं, डिटेल शो करने लगती हैं। लेकिन सर जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेन है वो नवंबर 2024 से गायब है, टिल अक्टूबर 2025 हो गया। और मैं कम से कम सर इनसे 50 बार कॉल कर चुका हूँ, ब्रांच में भी बोल चुका हूँ, और इनकी मेलिंग सिस्टम को स्क्रीनशॉट के साथ बोल चुका हूँ कि सर ये चीज़ें मुझे शो क्यों नहीं गए। ट्रांसपेरेंसी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, कस्टमर से ट्रांसपेरेंसी आप क्यों छुपा रहे हो? बट उसके बारे में कोई भी चीज़ों का कोई भी आंसर नहीं है। अब तक को आपका क्या स्टेटस है अभी प्रेजेंट? अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अभी लास्ट में मुझे बोला गया प्रीमियम पे करिए। मैंने इन्हें मेल करा एज मिसलीडिंग, जो फ्रॉड कर रहे हैं। उसमें सेक्शन 45 है, जिसमें आप 3 साल के बाद अगर IRDA की जो सेक्शन 45 है, IRDA के बाद अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस है तो 3 साल तक कंपनी जो भी लाइफ जिसका भी है वो 3 साल तक आपका मेडिकल के चक्कर में क्लेम रिजेक्ट कर सकता है, 3 साल के बाद नहीं कर सकता। ओके, एज पर सेक्शन 45, ठीक है, 3 साल के बाद नहीं कर सकता। मैं उनको ये सारी चीज़ प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, और एक प्रूफ के साथ उन्हें मेल भी करा है। लेकिन उन मेलों पे उनके बारे में क्लैरिटी मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी क्लैरिटी नहीं दी जा रही। अब उखाड़ा जा रहा मुद्दा 2018 का कि सर आपने टर्म एंड कंडीशन पे फॉलो करा था। मैंने कहा सर लिखा तो यहाँ पे मेल में भी था ना, मेल में भी था ना, तो वो आप मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका भी कोई भी आंसर नहीं है। बस उस जितना मतलब मैनिपुलेशन करा जाए, जितना मिसलीडिंग करा जाए, अपनी बातों में कोई चीज़ नहीं। मैंने अभी सितंबर में पेमेंट करा, अभी की लेटेस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने पेमेंट करा, पेमेंट करने के बाद सर 28 सितंबर को मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ, ठीक है। मतलब PHS फॉर्म मैंने 25 तारीख को भर दिया था, 24 को पेमेंट करा, 24 सितंबर 2025, और मैंने 25 तारीख को PHS फॉर्म भर दिया। अब की बार मैंने चेक करके भेजा कि जो चीज़ मैंने फिल करी वही चीज़ें। फिर PHS फॉर्म भर दिया। फिर 28 तारीख को मेरा मेडिकल हो गया। फिर 28 तारीख को मेडिकल टीम ने जो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मेडिकल जो इनका है पैथ लैब, उन्होंने उसी दिन फॉरवर्ड कर दिया आगे रिपोर्ट। और जो कॉल हेल्थ है इनका मेडिकल टीम, उन्होंने भी इन्हें फॉरवर्ड कर दी। सर 2 तारीख को मुझे मेल आता है योर फर्दर रिमाइंडर फर्दर रिक्वायरमेंट। मैंने कहा ऑलरेडी आपको जब यहाँ से मेल टीम ने सब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर ऐसे मेल कोई मुझे क्यों आ रहे हैं? मैंने मेल करा, मैंने कहा इज़ ए कॉल हेल्थ इन दिस 1 तारीख को आप 4 बज के कुछ मिनट पे आपको सबमिट एप्लीकेशन क्लोज हो गई है, उससे पहले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो फिर अभी भी उस पर इन्वेस्टिगेशन करके कह रहे हैं, अभी आज ही मेल आई थी, कल मेल आई थी रात में कि उस पर प्रोसेस चल रहा है हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कल जब सवेरे देखता हूँ, अभी तक मेरी पॉलिसी के जो राइडर थे वो एक्टिव थे, पॉलिसी एक्टिव थी जो इनके मतलब उसमें वेब पे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मेरे पॉलिसी के राइडर भी लैप्स कर दिए गए 5 अक्टूबर 2025, मतलब मेडिकल होने के बाद। और सर उस सबसे और देखिए आरफीन बानू से एक सारी चीज़ देख रही हैं। 15 अप्रैल को ये मुझे मेल करती हैं योर पॉलिसी नॉट अ रिवाइवल। पेमेंट कंटिन्यू मुझसे 14 बार पेमेंट कर चुका हूँ, 3 बार मेडिकल कर चुका हूँ और 6 बार PHS फॉर्म भरवा चुके हैं। लेकिन इनका उद्देश्य ही नहीं है कि इसको पॉलिसी को रिवाइव करा जाए।
क्योंकि रिवाइव करेंगे वहीं क्लेम आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने 14 अप्रैल 2024 में डिक्लाइन के लिए बोला। रीज़न क्या दिए? रीज़न दिए हाइपरटेंशन। तो मैंने रीज़न में उन्हें साफ लिखा, 4 रीज़न दिए। एक हाइपरटेंशन, दूसरा डिसेबिलिटी, तीसरा ऑक्यूपेशन, चौथा मेडिकल। तो मैंने उन्हें रीज़न बोला, मैंने कहा मैम फर्स्ट रीज़न हाइपरटेंशन आपने मुझे 2023 से दे रखी है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है, आज मुझे फैटी लीवर 3rd ग्रेड का है, मेरी स्पाइन में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से मेरा भी पैर भी है वो भी प्रॉपर नहीं चल रहा। अगर मैं हल्का सा सपोर्ट लेके ना बैठूं गिर जाऊंगा। ठीक है, अभी मेरे और उसके बाद सर इतना इरिटेट कर लिया, जून में मेरे इंजरी हुई, सर फटा, 5 स्टिचेस आए। ठीक है, और जून में ही मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, घुटना टूटा है। अब उससे ज़्यादा क्या बताऊं मैं, इसके रिटर्न में सारे रिपोर्ट बोलो। और फिर अगस्त में मेरा एक बार फिर गिरा, फिर घुटना वही चीज़ हुई। तो सर मैं कितना मैनिपुलेशन, कितना हैरेसमेंट हूँ सर। शेन जी, अब आपके क्या सवाल हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताइए आप। अब मैं हाँ। वो अप्रैल वाला रीज़न जी, बताया, जी। 4 रीज़न इन्होंने मुझे दिए। चारों रीज़न में इन्होंने बोला कि सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने हाइपरटेंशन आपने दे रखी 2023 से मुझे, आप मेरी पॉलिसी का कोई छेड़खानी कर रहे हो। और डिसेबिलिटी मैं 2023 से हूँ, 2023 से डिसेबल हूँ। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मैंने आपको पहले से दे रखा है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी कोई चीज़ नहीं। उसके बाद बोलते ऑक्यूपेशन, मैंने कहा ऑक्यूपेशन में भी मैं 2023 से ऑक्यूपेशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्पाइन इंजरीज़ हैं और स्पाइन जो L3 L4 L5 टूटी हुई है। ठीक है, सारी चीज़ें। और फिर बोलता मेडिकल रिकॉर्ड आपके पास पहले से है मेरा। अब उसके बाद सर जब मैं इस पर क्वेश्चन करता हूँ तो 29 अप्रैल 2024 में 4 रीज़न की जगह 2 रीज़न रह जाते हैं, और उसमें अंडर राइटिंग टीम आ जाती है। नई टीम आ गई, अंडर राइटिंग टीम को इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मैं तो सारे प्रूफ के साथ इनसे बात कर रहा हूँ ना। तो अंडर राइटिंग टीम डालती है, तो उसमें ये बोलते हैं अंडर राइटिंग टीम इज डिसीजन नॉट चेंज, दिस इज डिसीजन 2 डिसीजंस। ऑक्यूपेशन आप एम्प्लॉय नहीं हैं, वर्किंग में नहीं है, और आप मेडिकल मतलब आपकी दिक्कत है। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ सर, डिसेबल तो मैं 2023 से हूँ ना, और फरवरी 2024 तक मैंने अपना पूरा प्रीमियम पे करा है, और उसके बाद ही आप ही ने वेवर ऑफ प्रीमियम लगाया है, और आपने ही 12 अगस्त 2024 को आपने ही वेवर ऑफ प्रीमियम हटाया है, और उसके बाद आपने ही यहाँ पे किसी और पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए बोला है, और ये आपने ही 1 सितंबर 2024 को इंट्रैक्शन आईडी मेरी पॉलिसी इन्फोर्स है, और आपने ही मुझे मारा है 3 सितंबर 2024 में, और आपने 9 सितंबर 2024 में आपने ही 10 सितंबर 2024 में जिंदा कर दिया है, और आपने ही 33 रुपये मुझे वापस करे हैं मेरे अकाउंट में, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था मेरा, एक्सीड अमाउंट था। तो ये सर ये कौन, मतलब मैजिक कैसे चल रहा है सर? और आपने ही 11 तारीख को मेरे मोबाइल का एक्सेस बंद करा है, आपने ही जो 10 तारीख की कंप्लेन है उसको 17 तारीख में आपने ही उसको, उसमें भी मुझे मारा है। मतलब 10 तारीख को मैं ज़िंदा होता हूँ, उसके बाद फिर मर जाता हूँ, और आपने ही 11 तारीख को मेरी मोबाइल एक्सेस बंद करा, और आपने ही नवंबर स्टार्टिंग में मेरे लैपटॉप से एक्सेस बंद करा, मेरी डिटेल गायब करी, आपने ही PHS फॉर्म में चेंजेस करा। तो सर ये कौन कर रहा है? और आप ये कह रहे हो चेंजेस नहीं हो सकते, आप कह रहे हो चेंजेस नहीं हो सकते हो। आप अंडर राइटिंग टीम, मुझे पहले 4 रीज़न होते हैं, फिर 2 रीज़न कैसे आते हैं? ऑक्यूपेशन और मेडिकल हिस्ट्री। मैं ऑक्यूपेशन तो मैं 2023 से अनएम्प्लॉय हूँ, 2023 से तो अनएम्प्लॉय हूँ, तो फिर ये कैसे चेंजेस हो सकता है? तो आपने 24 तक तो मुझसे प्रीमियम लिया ना, एज़ पर IRDA गाइडलाइन 5.5 साल बाद आप मुझसे प्रीमियम ले चुके हैं, और आप मेरी पॉलिसी का राइडर रिमूव नहीं कर सकते, आपके पापा भी नहीं कर सकते हैं एज़ पर IRDA। आप इस चीज़ों में रिएक्ट नहीं कर सकते। आप पूरी HDFC लाइव सुन रही हो और मुंबई ब्रांच सुन रही हो, कोई भी सुन रहा हो, लेकिन ये चीज़ें सबको गलत हैं। फिर सर सितंबर अभी की इसी साल की बात है, फिर मैं ब्रांच में दोबारा जाता हूँ। एक पहले मैं मेल करता हूँ, जितनी भी मेल ID हैं गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, इनकी सबकी मेल ID निकालता हूँ, एक्सेस, इनको सबको मेल करता हूँ, सबके ब्रांच मैनेजर, सबके जो भी उसमें हैं सबको मेल करता हूँ, और सबके पास प्रूफ के साथ मेल करता हूँ, और पारस सक्सेना को भी मेल करता हूँ। 1 सितंबर को मैं ब्रांच में जाता हूँ सपोर्ट लेके।
उस दिन मैं मिलने जाता हूँ पारुल मैम से, जो इनकी सीनियर होती हैं, पारुल सक्सेना जी के सीनियर। मैं उनसे मिलने के लिए फ़ोर्स करता हूँ, बट वो मुझे मिलने नहीं देते हैं। ठीक है, मैं प्रूफ के साथ लेके जाता हूँ कि सर यहाँ पे मेरी आज के दिन मेरी पॉलिसी आपकी तरफ से जो मेल आया था, इंटरेक्शन आईडी आई थी, उसमें मेरी पॉलिसी इन्फोर्स थी, और आपके कहने से 3 मार्च 2024 से मेरा प्रीमियम कैसे ड्यू हो गया, कैसे हो गया? और सर मैं तो मर गया था, फिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ? आपके सामने मैं ज़िंदा कैसे हूँ? तो मैं उन्हें इंटरेक्शन आईडी देता हूँ, उनको मैं सवेरे ही मेल कर चुका होता हूँ, 6 बजे 6-7 बजे मेल कर चुका होता हूँ। मैंने कहा वो सर ऐसा है, पेपर नहीं, मैंने कहा सर आपको मेल भी कर चुका हूँ, विथ रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ मैंने, क्योंकि 9 अप्रैल 2024 को स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम प्रीमियम पे करते हैं ना, उसमें 0 अमाउंट आ रहा था, सारी डिटेल्स फिल करके 0 अमाउंट आ रहा था, वो सारी चीज़ करता हूँ। मैंने कहा सब चीज़ सर एक्सेस है, हमें यहाँ खुलता नहीं है, मतलब मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग, कि सर जो एक ब्रांच मैनेजर है उसके पास एक्सेस नहीं होंगे तो किसके पास होंगे सर? ही इज सेइंग टू सर हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम यहाँ पे आपकी डिटेल चेक कर सकें। मैंने कहा सर आपको मैंने वो भी भेजी है, मेल पे भेजी है, आपकी ऑफिशियल मेल पे, आप चेक करें, और ये जो ब्रांच मैनेजर है पारुल मैम, उनको भी भेजी है, आप उनको बुलाएं। तो कहते सर यहाँ अथॉरिटी नहीं है, हमें हम चेक नहीं करते, सॉरी टू ये करके मैनिपुलेशन। मैंने कहा सर आप कुछ नहीं करो, आज का जो लास्ट ईयर का इंटरेक्शन आईडी है ना, जिसमें मुझे किसी और पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के बोला गया, उसके मेल, मैसेज, कॉल तीनों चीज़ आ रही, वो मुझे क्यों आया? आपकी तो हाई अथॉरिटी है ना, एजुकेटेड है, हम लोग तो पब्लिक है, लेकिन आपके हाई अथॉरिटी है ना, वो फ्रॉड मेल कैसे आया और मेरे नाम से कैसे आया? उसमें जो एक्चुअल प्रीमियम है, एक्चुअल जो पॉलिसी का वो है ए प्लान, वो चेंज किया, हेल्थ इंश्योरेंस से लाइफ इंश्योरेंस कैसे हो गया? ये सारी चीज़ कैसे हो गई? और 1 तारीख को, आज के दिन, आज 2025 है, 1 सितंबर, आज के दिन मेरी पॉलिसी इन्फोर्स थी, आप चेक करो। और 2 तारीख को पॉलिसी का कंसर्न रिजॉल्व करने आती हैं आरविंद बानुशेख, लेकिन बट इन्होंने कोई भी कंसर्न रिजॉल्व नहीं करती। और 3 तारीख को मेरी मदर के नाम पे किस बिहाफ पे मेरी मदर के नाम पे मेल कर रही है, किस बिहाफ पे, और मुझे मरा हुआ इरिटेबल इमोशनल ट्रॉमा लिख रही हैं, और उसी से IRDA की कंप्लेंट क्लोज कर रही हैं, उसी से इस इंटरेक्शन आईडी कंप्लेंट क्लोज कर रही, उसी से जो मिससेल वाली उसको भी क्लोज कर रही। तो ये क्या है सर? मैनिपुलेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो क्या है? तो क्या, बहुत देर में बैठा, बहुत उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, बट उन्होंने कोई भी चीज़ का आंसर नहीं दिया, बस मिसलीडिंग कि हमें अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप सीधे मुंबई जाइए, मुंबई वालों से बात करिए। मतलब मैं ऐसी डिसेबल हालत में मुंबई जाऊंगा, वहाँ पे बात करूंगा जाके। आप यहाँ पे जो आपको यहाँ सैलरी मिल रही है वो हमारे प्रीमियम से ही मिल रही है, किसी और चीज़ से नहीं मिल रही है। जो आप फैसिलिटीज़, सैलरीज उठा रहे हो और जो एमिनिटीज़ ले रहे हो, वो हमारी सैलरीज, हमारे प्रीमियम में से ही है, आम आदमी के प्रीमियम से ही चल रही है, किसी और जगह से नहीं चल रही। और फिर मैं उन्हें HA के लिए, हायर अथॉरिटी के लिए बोलता हूँ, जब वो मुझे नहीं मिलने देते, मैं कहता सर मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ, आप मुझे हायर अथॉरिटी से या तो आप लोग भिजवाइए मुझे घर पे, या कोई भी चीज़ करिए, मुझे मेरी क्लैरिटी चाहिए, एक प्रूफ के साथ। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, आप मुझे प्रूफ के साथ क्लैरिटी दो। 1 सितंबर 2024 से आज सर कितनी है? आज हो गई है 6 अक्टूबर हो गई है, 6 अक्टूबर है। कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, कोई भी चीज़ों का कंफर्मेशन है, कोई भी पीछे से कॉल नहीं आई कि मुझसे मिलने के लिए, कोई भी रिस्पांस नहीं। तो सर ये तो पूरा एक सोचा समझा साजिश है ना। बिल्कुल। आप स्वतंत्र के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, ये बता दीजिए कि किनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं HDFC लाइफ से साफ साफ कहना है, जो चीज़ें अगर मेरी पॉलिसी को, मेरा अभी मुद्दा ये है, मेरी पॉलिसी को लैप्स क्यों करा गया। और दूसरी चीज़, एनुअल प्रीमियम में अगर मेरी पॉलिसी 3 मार्च 2024 से ड्यू है, तो एनुअल प्रीमियम में 140 रुपये एडजस्ट कैसे होते हैं? एनुअल प्रीमियम जो फाइनेंशियली ईयर में बनता है 2024 टू 1 अप्रैल 2024 टू और 31 मार्च 2025, ठीक है, विथ प्रूफ मैं आपको रिकॉर्ड के साथ दे सकता हूँ और सारी चीज़ें। और मेरा जो प्रीमियम है 1173 रुपये का, वो 10 सितंबर को एडजस्ट करा गया ना, तो मेरा प्रीमियम ड्यू कैसे हो गया?
और वेवर ऑफ प्रीमियम आपने ऑफ करा, सारी चीज़ फ्रॉड आप कर रहे हो, एक्सेस मेरे सारे बंद आप कर रहे हो। पीएचएस फॉर्म आज भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर शो नहीं कर रही, लाइव भी दिखा सकता हूँ, लाइव अभी लॉग इन करके अभी दिखा सकता हूँ कि आप सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चेक करोगे, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर की ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर आपसे बहुत भरोसा करके पॉलिसी लेता है ना, आप यही तो बोलते हो ना कि पॉलिसी आपकी ज़रूरत के लिए, जब आपकी प्रॉब्लम हो गई उस समय के लिए पॉलिसी बेची जा रही है। लेकिन यहाँ तो आप उस समय और ज़्यादा इरिटेट करते हो ना, आप तो मेंटली टॉर्चर, हैरेसमेंट किस तरीके से कर रहे हो वो तो अनगिनत है ना। मैं 1 अगस्त 2024 में ब्रांच जाता हूँ और अपने क्लेम के लिए रीओपन करने के लिए डालता हूँ। यहाँ पे मेरी पॉलिसी स्टेटस इनफोर्स है 5 अगस्त 2024। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है योर पॉलिसी करेंटली इनफोर्स, और मैं इनको सारी चीज़ें डिटेल्स देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, ये सारी चीज़ देता हूँ। ये पूरी मेल है और ये सारी चीज़ें GRO service.hdfc life सब पे भेजता हूँ। ट्वेंटी 26 पेजेस का है ये मेरे कंसर्न को रिजॉल्व करने आती हैं और फिर उसके बाद ये मिस सेल में डाल देती हैं। ये रहा, ये आ जाती हैं कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मेरा नाम और रोल गायब है, मिसिंग। यही चीज़ जो मेरे जिसमें वो क्या नाम वेवर ऑफ प्रीमियम ऑफ करा है, वहाँ पे भी ये मिसिंग क्यों है? यहाँ पे नाम और नाम दोनों, यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने मेरे केस को डाल दिया मिस सेल में। तो 5-6 साल बाद आप मेरे पॉलिसी को मिस सेल में कैसे डाल सकते हैं अगर मैं क्लेम के लिए आ रहा हूँ? यहाँ पे मैंने इनको मेल भी करा है 9 अगस्त 2024 में। ये सारी चीज़ मेल करने के बाद जो प्रॉब्लम से सारी चीज़ें ने, ये इंटरेक्शन आईडी आप देख लें। अभी इसी इंटरेक्शन आईडी में लास्ट में क्या है, HDFC 04598011, ठीक है। और अभी मैं आपको ये इसको थोड़े से ना आइडेंटिटी को, क्योंकि YouTube की पॉलिसी है किसी की आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते, तो हम इसको सॉफ्ट कर देंगे, पर आपने बता दिया है तो वो सारा मेंशन कर देंगे। हाँ ठीक है। ये यहाँ पे भी देखिए आप 14/8/2024 में ये मेरा केस को डिक्लाइन करती हैं, ये मेरे नाम से, ठीक है। RL लेटर देती हैं, रेपुटेशन लेटर, फिर ये देती हैं रेपुटेशन लेटर। जब मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं है तो आप ये किस बिहाफ पे दे रहे हो? दूसरी चीज़, यहाँ पे सारी चीज़ करने के बाद आप यहाँ पे फिर मेरी मदर के नाम पे यही इंटरेक्शन आईडी आप चेक करिए 01498598 और 011। यहाँ पे देखिए मेरी मदर के नाम पे मेल करती हैं, मिसेस श्रीदेवी, ग्रीटिंग वी हैव कंसर्न टू, वुड यू लाइक इन्फॉर्म अंडरस्टैंड इरिटेबल इमोशनल ट्रोमा अंडरगॉन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट ऑफ द लॉस डिसीजेस। जब मैं मर गया हूँ तो भाई मेरी मदर के नाम पे, और फिर आप उसके बाद मेरे से प्रीमियम कैसे मांग सकती हैं? ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉलिसी की डिटेल्स हैं, जो मेरा 1173 रुपये एक्स्ट्रा था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए आप, मैंने 8 अप्रैल, ये रहा 8 अप्रैल 2024 में 24 में यहाँ पे पॉलिसी का प्रीमियम पे करने की कोशिश करी है और यहाँ पे अमाउंट 00 आ रहा है, और इनका कहना है मार्च से मेरा प्रीमियम ड्यू है। तो जब मुझे कंटिन्यू 10 सितंबर 2024 तक जो प्रीमियम अमाउंट है वो 00 आ रहा था उस दिन भी। और यहाँ पे ये देखिए इन्होंने लिखा है 3 मार्च 2024 से। तो सर तो ये अप्रैल में मुझे ऐसा क्यों आ रहा, और मुझे 10 सितंबर तक ये मुझे 00 करके क्यों आता था? ये सारी चीज़, और उसी दिन मेरी पॉलिसी को ये लैप्स कर देती हैं। ये सब तो बोला ही है, विजुअल आ गई थी ये, और ये 10 सितंबर 2024 की है, जिसमें मेरी पॉलिसी का स्टेटस ये था नेक्स्ट प्रीमियम फरवरी 2024, प्रीमियम 1173 रुपये 33 रुपये एक्सीड, जिसमें मेरा को ऑप्शन ही नहीं आता था प्रीमियम ड्यू का। और उसके बाद देखिए 64 प्रीमियम था, 64 प्रीमियम था कितने बजे, 5:50 पे 64 प्रीमियम थे, और यहाँ 1173 रुपये मेरे थे, और एंड ऑफ द डेट जो थी
वो 3/10/2056 थी। और यहाँ लैब्स का मेल आता है मुझे 12:18 पे, और यहाँ पे मेरे को 15 दिन का टाइम मिलता है, 15/9/2024 का प्रीमियम ड्यू देने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए 33 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगते हैं, लेस डिपॉजिट। और सर उसके बाद भी मेरी पॉलिसी 1:58 पे ये मार्च का प्रीमियम ड्यू आता है, इंटीमेशन 23 और सारी चीज़ देखिए पे यहाँ पे आ जाता है, और 33 रुपये 140 रुपये एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ 65 प्रीमियम हो जाती है। तो ये सब फ्रॉड नहीं है तो क्या ये। और ये रहा इंटरेक्शन आईडी जिसमें सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मैं चेक करता हूँ और कस्टमर केयर से बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम आता है लेकिन इससे पहले नहीं आता। और रिवाइवल के लिए मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी मेल आ रही है, यहाँ पे मेरा प्लान आ जाता है। और यहाँ पे देखिए ये मेन है सारी चीज़ें। मेरा जब प्रीमियम 10 सितंबर 2024 को मैं 2:00 टाइम बता देता हूँ, कितने टाइम मैंने पूछा, 2:21:44 पे मेरा ड्यू 00 है, तो मैं पेमेंट कहाँ करूँगा, मेरी एप्लीकेशन में 00 आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दूंगा। और अभी भी यहाँ पे मेल भी दिखा सकता हूँ कि किस किस तरीके से इन्होंने मेरे एक्सेस बंद करे हैं। चलिए देखिए, शिवेंद्र ने अपनी जो उनके साथ हो रहा है पिछले 2 सालों से वो बताया। 2.5 साल पूरे 2.5 साल बता रहे हैं, 2.5 साल से किस परेशानी से ये गुजर रहे हैं। और सीधे सीधे HDFC लाइफ पर आप कह रहे हैं गाजियाबाद ब्रांच में ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप। और अभी मैं एक चीज़ और, अभी 1 सितंबर को जब जाता हूँ तो ही इज़ अ चेंज, फुल्ली चेंज। मैं उनसे पहले लास्ट 1 अगस्त को जाता हूँ, मैं उनको जब मैं उनसे 2 चीज़ें क्वेश्चन करता हूँ, सर मैं 8 अप्रैल से आपको मेल कर रहा हूँ, रिमाइंडर मेल कर रहा हूँ, यू आर अ हायर अथॉरिटी ब्रांच मैनेजर, बट आप मेरी मेल का कोई भी आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप का कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मेरे कॉल्स का कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे, आप मेरे पर्सनल मैसेज का कोई भी आंसर नहीं। ठीक है, मैं इवन उनके प्रिंट आउट भी लेके गया था, और जब मैंने उनसे पूछ लिया तो ही इज़ सेइंग टू कि सर मेरी जो मेल है वो बैकएंड देखती है। ही इज़ सेइंग टू बैकएंड देखते हो सर, मेरा जो मोबाइल है वो बैकएंड के पास है। सर मैं कॉल करता हूँ, उनके पास मोबाइल होता है, और आप सर कोऑर्डिनेट कर रहे हो HDFC लाइफ से, तो आपके मोबाइल में एक्सेस नहीं होगा या आपके लैपटॉप में, पर्सनल लैपटॉप में एक्सेस नहीं होगा। और मैं आपको 8 अप्रैल 2024 से, और मैं 1 अगस्त 2024 में गया था। सर आप खुद जोड़ ले, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने तक आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, और टिल आज भी आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। देखिए आज भी शिवेंद्र वेट कर रहे हैं कि कोई रिस्पांस आएगा नहीं आएगा, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। HDFC लाइफ पे इन्होंने सीधा लगाया। अगर HDFC लाइफ वाले ये वीडियो देख रहे हैं और उनके तक ये बात पहुंचे और वो अपना वर्जन देना चाहें, बताना चाहें, हम भी उनको अप्रोच करेंगे, तो वो बता सकते हैं कि शिवेंद्र की पॉलिसी का क्या स्टेटस है और ये जो जितने परेशान हैं इनकी परेशानी का समाधान का रास्ता उनके पास क्या है। जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी इंसान के साथ जो किसी परेशानी में है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत में है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल नीचे जा रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।